नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com की खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव, राजनीति गरमाई। मोदी के साइकिल वाले बयान पर अखिलेश बोले, ये पूरे देश का अपमान। बीजेपी विधायक राघवेंद्र के जहरीले बोल, चुनाव आयोग हाथ पर हाथ रखे बैठा। मणिपुर में सीएम चेहरे पर फंसी बीजेपी, राहुल गांधी ने इंफाल से बोला हमला। और चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख का जुर्माना। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर आ रही है कर्नाटका के शिवमोगा इलाके से। जी हां, शिवमोगा में 23 साल के एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई और ये बताया जा रहा है कि उसको चाकुओं से गोदा गया था। और जब से ये वारदात सामने आई है, इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया है, एक खौफ है और उसको लेकर सुरक्षा उस इलाके में बढ़ा दी गई है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और धारा 144 वहां पर लगा दी गई है। अब राजनीति भी इसको लेकर गर्म हो गई है क्योंकि ये हत्या का मामला एक ऐसे समय में आया है जब हिजाब का विवाद अभी भी थमने को नहीं हो रहा है और राजनीति इसको लेकर गर्मा गई है क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने इस वारदात की निंदा की है। उन्होंने कहा इस पर जांच होनी चाहिए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसका हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके ठीक बाद बीजेपी के जो मंत्री हैं केएस ईश्वरप्पा, तो उन्होंने कहा है कि बजरंग दल का जो कार्यकर्ता था उसकी हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। और उसके बाद डीके शिव कुमार की फिर से एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि ईश्वरप्पा पागल हो गए हैं, वो बकवास बोल रहे हैं और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और बीजेपी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। ये वही ईश्वरप्पा हैं जिन्होंने कहा था कि लाल किले पर जो तिरंगा फहरा रहा है उसको हटाकर और वहां पर भगवा झंडा लगाना चाहिए। तो इसको लेकर बीजेपी चुप क्यों है, ये सारी बातें बताए। उधर सिद्धरमैया ने भी इसको लेकर कहा है कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जो गृह मंत्री हैं आरागा ज्ञानेंद्र, उनको रिजाइन करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उधर कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने कहा है कि इस हत्या के मामले में उन्हें कुछ सुराग मिले हैं, अभी जांच चल रही है। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका कोई लेना देना हिजाब विवाद से है या नहीं है, लेकिन इसको लेकर लोग क्वेश्चन जरूर खड़े कर रहे हैं, प्रश्न जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या इसे वाकई में इस हत्या को क्या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने दिया है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन ऐसे मामलों में होता ही है। और जिस तरीके से आपने देखा था कि दक्षिणपंथी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हिजाब के विवाद पर हिजाब को बैन करने के लिए जो सरकार ने ऑर्डर्स दिए थे उसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा था कॉलेजेस के सामने और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसको लेकर जो एक कट्टरपंथी सोच इस समय 2 धड़ों में बढ़ गई थी। एक तरफ मुस्लिम महिलाएं थी जो हिजाब पहनने को लेकर अड़ी हुई थी और दूसरी तरफ हिंदू लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे कि किस तरीके से यूनिफॉर्म को लेकर हिजाब नहीं पहना जाना चाहिए। तो क्या ये इसका लिंक इससे है, इसको लेकर लोग अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी मामले की पूरी जांच चल रही है और जैसा कि कहा गया है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जब उनसे पूछताछ होगी तो उसमें कुछ और सुराग मिल सकते हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण के लिए हरदोई में जहां पर मतदान होना है परसों, उसको लेकर उन्होंने संबोधन किया एक रैली में और उस रैली में उन्होंने अहमदाबाद बम विस्फोट धमाके में जो अभी हाल में जो फैसला आया था जिसमें कि 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल पर। और उन्होंने कह डाला कि जो अहमदाबाद में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें साइकिल पर बम रखा गया था और ये कहते कहते उन्होंने ये कह दिया कि पता नहीं साइकिल इनको क्यों प्यारी है। और साथ में उन्होंने और भी चीजों का हवाला दिया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने जितने भी जो आतंकी थे और जो आतंकवादी लोग थे जो उसमें आरोपी पाए गए थे तो उनको अदालत से छुड़वाने का काम किया, उनके खिलाफ केसेस वापस लिए गए। प्रधानमंत्री ने ये तक कहा कि केस वापसी उनको एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दी गई थी। तो चुनाव चिन्ह पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साइकिल पर बम लेकर जो चलते हैं
तो आखिर इन्हें साइकिल क्यों पसंद है। तो इसको लेकर अच्छी खासी राजनीति गर्मा गई है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइकिल एक चुनाव चिन्ह पर हमला बोलना ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि साइकिल जिस तेज रफ्तार से चल रही है तो सीधा उन्होंने निशाना साइकिल पर साधा है। उसको लेकर आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि साइकिल गरीबों का हवाई जहाज है, देश की गरिमा है और किसान गरीब सब साइकिल पर चलते हैं, तो साइकिल का अपमान करना राष्ट्र का अपमान है। तो इसको लेकर अच्छी खासी राजनीति हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज बीजेपी एक चुनाव चिन्ह पर क्यों टिप्पणी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, क्या उस ओहदे पर बैठकर किसी चुनाव चिन्ह पर और इस बात को कहना क्या शोभा देता है? क्या ये मजदूरों का अपमान नहीं, क्या गरीबों का अपमान नहीं, क्या साइकिल का अपमान नहीं, क्या देश का अपमान नहीं? ये सारे वो प्रश्न हैं कि अगर बीजेपी अगर दूसरी तरफ होती तो बीजेपी भी शायद यही सब बोलती। लेकिन आज बीजेपी सब पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बीजेपी मूलभूत मुद्दों की बात न करते हुए, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों के बारे में बात न करके पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और प्रियंका गांधी ने भी कहा कि इट्स अ यूजलेस डिस्ट्रैक्शन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर साइकिल पर निशाना साधने की बात क्यों समझ में आई और उन्होंने क्यों कहा? कई लोग ये कह रहे हैं, आज सत्येंद्र परम ने पूरी डिबेट की थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बार बार एक ही मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी को उसी पर घेरो जो उनका पुराना शासनकाल था, यानी कि जिसमें कि वो आतंकवादियों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, अदालत में उनके ट्रायल को चलने नहीं देते थे, केस वापसी ली थी। और इधर समाजवादी पार्टी कहती है कि ये नई सपा है, नई हवा है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की रैलीज में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, तो वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता इस समय बीजेपी से त्रस्त है, बीजेपी के खिलाफ एक हवा बह रही है। लेकिन अब ये हवा वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री बहुत असहज नजर आ रहे हैं और उनका साइकिल पर निशाना साधना, आज इस बात को बार बार इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकिल का अपमान करना चाहिए था? क्या मजदूर जो किसान जो साइकिल से चलते हैं, क्या आप उनका नहीं अपमान कर रहे हैं? क्या गरीबों का आप मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? इस तरीके की बातें साइकिल पर कर कर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये भी लिखा है कि आखिर बम धमाके स्कूटर पर भी हुए थे और उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र किया, तो आखिर ये बताएं कि वो आतंकी नहीं थे। तो ये तमाम तरीके की जो राजनीति है वो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर रही है। लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है, क्या उस ओहदे से उन्हें इस तरीके की बातें करनी चाहिए थी या नहीं? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। पर में भी बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की और डुमरियागंज के बीजेपी के विधायक हैं राघवेंद्र सिंह, उन्होंने एक बार फिर से एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। डुमरियागंज जो उनका जो इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, उसके गांव में वो मुस्लिम मतदाताओं को एड्रेस कर रहे थे और वो डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हिंदू बीजेपी के खिलाफ वोट करता है तो इसका मतलब उसके खून में, उसकी नसों में मियाँ का खून दौड़ रहा है। सोचिए, ये भाषा एक बीजेपी विधायक की है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं और बीजेपी को वोट ना करके किसी दूसरी पार्टी को वोट करते हैं तो आपकी नसों में मियाँ का खून दौड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे वो जयचंद की नाजायज औलाद हैं, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि नाजायज औलाद होंगे वो लोग अपने माता पिता के जो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ वोट करेंगे उनको मैं बर्बाद कर दूंगा। अगर एग्जैक्टली उनके मैं वर्ड्स कोट करूं तो उन्होंने कहा है कि इतने अत्याचार के बाद भी अगर हिंदू दूसरी तरफ जाता है तो हम इस हिंदू समाज को अपमानित नहीं होने देंगे और मैं उनको बर्बाद करके रखूंगा। और 14 फरवरी से ये वीडियो वायरल हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनको भी ये बात पता है, वो भी चुप है। चुनाव आयोग जिसको संज्ञान लेना चाहिए था वो भी बिल्कुल चुप है। अब इसका कारण क्या है? समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि राघवेंद्र सिंह तो अक्सर उनकी भाषा इसी तरीके की है। हिंदू युवा वाहिनी जो कि एक संस्था थी जिसको कि योगी आदित्यनाथ चलाते थे और जिस बाद में सीएम बनने के बाद उन्होंने अपना एक किनारा कर लिया उसके साथ, तो उसके प्रदेश प्रभारी हैं।
तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि आज राघवेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग क्यों चुप है, उनके खिलाफ डीजीपी क्यों चुप है। और सवाल ये उठता है कि एक लोकतंत्र में अगर आप मतदाताओं को इस तरीके से, एक खास समुदाय को आप डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ है कि बीजेपी ये कहती है कि देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है और आप सुरक्षित फील करेंगे, तो अगर राघवेंद्र सिंह जैसे बीजेपी के विधायक अगर आपको धमकी दे रहे हैं तो क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक बीजेपी के एमएलए राघवेंद्र सिंह कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन पूरा मामला आज एक चीज पर आकर अटक जाता है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास विकास का मुद्दा है ही नहीं। जो विकास का नारा बीजेपी लगाती रहती है, उनके पास सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है नफरत के बीज बोना और फिर नफरत से वोटों की फसल को काटना। राघवेंद्र सिंह का जो ये बयान है ये बिल्कुल इसी को दर्शाता है। तो क्या वाकई में बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन उत्तर प्रदेश में खिसकती नजर आ रही है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं मणिपुर के चुनाव की। जी हां, 2 चरणों में वहां पर चुनाव होना है, 27 फरवरी और 3 मार्च को। 60 विधानसभा सीटें हैं और इसको लेकर वहां भी काफी राजनीति गर्मा गई है। इस समय वहां पर बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन्द्र सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एन बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर बीजेपी फंस गई है, क्योंकि उसने अभी तक एन बीरेन्द्र सिंह को सीएम चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया है। अब लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि जैसे हमने असम में पिछले साल देखा था कि जो सर्बानंद सोनोवाल थे उनको मुख्यमंत्री न बनाकर हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया, तो कहीं बीजेपी उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा मणिपुर में नहीं करने के मूड में है क्या, इसको लेकर काफी अटकलें तेज हो गई हैं। अब अगर 2017 की हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस को 28 सीटें उस समय मिली थी, बीजेपी को 21, नागालैंड पीपल फ्रंट को 4, एलजेपी को 1, तृणमूल को 1 और निर्दलीय को 1। और बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे, 28 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी और जोड़ तोड़ की सरकार फिर वहां पर बनी। लेकिन बीजेपी का सीएम चेहरा ना होना क्या बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा? इस समय ये सवाल स्टेट यूनिट के अंदर खड़े हुए हैं। उधर आज राहुल गांधी इम्फाल में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी हमला बोला और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बहुत सारे वायदे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी को जिस गलत तरीके से लागू किया गया, तो उसको लेकर, सारी चीजों को लेकर आज राहुल गांधी काफी आक्रामक नजर आए थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब बीजेपी और आरएसएस मणिपुर में आता है तो फिर वो समझ के साथ आते हैं, विनम्रता के साथ नहीं आते। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं मणिपुर आता हूं तो वहां की जनजातियां, पहाड़ों, जंगल, सबसे मैं कुछ सीख कर जाता हूं। तो एक पर्सनल टच उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर्सनल टच से क्या कांग्रेस के जो कार्डर्स हैं वहां पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? क्या अगर ज्यादा वोट्स आते हैं कांग्रेस को तो क्या वो वापस पार्टी सत्ता में हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस वहां पर सरकार नहीं बना पाई थी, तो क्या कांग्रेस उस सबक को सीखकर अब क्या मणिपुर में आगे बढ़ेगी? क्या मणिपुर की जनता ने बीजेपी की असलियत को देख लिया है? ये सारे सवाल इस समय मणिपुर की जनता के सामने हैं और चुनाव वहां पर 27 और 3 मार्च को है जैसा मैंने बताया। लेकिन क्या बीजेपी अपने नए मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करेगी? एन बीरेन्द्र सिंह का क्या होगा? ये सारे बड़े सवाल हैं, इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर में बात करते हैं आरजेडी प्रमुख लालू यादव की, जिन्हें की आज 5 साल की सजा सुनाई गई है। ये चारा घोटाले के मामले में जो डोरंडा कोषागार से करीब 140 करोड़ रुपए के गमन में वो दोषी पाए गए थे, आज विशेष अदालत ने सीबीआई की उनको सजा सुनाई है और 5 साल की सजा का ऐलान किया। इसके अलावा 60 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो लालू जी के वकील हैं वो हाईकोर्ट जाएंगे और बेल पिटिशन यानी कि बेल की याचिका फाइल करेंगे और उनका तर्क ये है कि लालू जी ने आधी सजा ऑलरेडी काट ली है और खराब सेहत का हवाला देते हुए, क्योंकि लालू यादव ऑलरेडी 73 साल के हो चुके हैं,
तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अब लालू यादव को बेल मिलेगी, क्या उनकी सजा कम होगी, क्योंकि अब हाईकोर्ट जाएंगे वो, ये विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया था, इसको लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे। अब हाईकोर्ट उनकी बेल याचिका पर क्या कहता है, जमानत याचिका पर क्या कुछ कहता है, क्योंकि काफी सालों की सजा वो काट चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन ऐसे में बार बार सवाल ये उठता है कि लालू यादव के चारा घोटाले के दाग से क्या आरजेडी कभी पनप पाएगी, क्योंकि बार बार जब भी आरजेडी चुनाव मैदान में उतरेगी तो उसके बारे में यही कहा जाएगा कि वो एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और एक ऐसे नेता उस पार्टी के प्रमुख है जिनका नाम भ्रष्टाचार में, चारा घोटाले में बार बार पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनको इस चीज के लिए याद किया जाएगा। तो क्या आरजेडी का भविष्य बिल्कुल अब अधर में लटक गया है? बिना लालू के आरजेडी क्या है? क्या तेजस्वी इसकी कमान संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? सारे बड़े सवाल इस समय हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल जो साफ है कि अगर आपने कोई भ्रष्टाचार किया है तो अदालत की नजर से आप नहीं बच सकते हैं। लालू यादव ने लाख कोशिश की कि उस केस को किसी तरह से ढका जाए, मूंदा जाए, लेकिन आज उन्हें सजा सुना ही दी गई। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस बेल याचिका के ऊपर क्या कुछ कहता है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।